नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को जोधपुर में पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान का हस्तशिल्प प्रदेश का गौरव है। यह हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई और प्रभावी नीतियां तैयार की हैं। स्टार्टअप क्षेत्र में भी नवाचार को प्रोत्साहित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हस्तशिल्प के संरक्षण और संवर्धन से विकसित राजस्थान और आपड़ो अग्रणी राजस्थान का विजन साकार रूप लेगा। कारीगरों के लिए समृद्धि के लिए नए अवसर पैदा होंगे और रोजगार भी इसमें बढ़ेगा। यह उत्सव प्रदेश की अद्भुत हस्तशिल्प कला के संरक्षण एवं संवर्धन का सशक्त मंच है। यह शिल्पकारों को अपनी शिल्प कला को और बेहतर बनाने का अवसर प्रदान करता है। इस उत्सव में आयोजित होने वाली संगोष्ठियों के माध्यम से स्थानीय उद्यमियों को विशेष जानकारी मिल रही है। आपसी विचार विमर्श से शिल्पकारों को अपनी कलाकृति और अपना उद्योग बढ़ाने के लिए उनको नए अवसर और नई जानकारी भी मिल रही है। राजस्थान का यह हस्तशिल्प हमारे प्रदेश का गौरव है। यह हमारी समृद्धि सांस्कृतिक धरोहर का जीवंत उदाहरण भी है। मिट्टी, कागज, कपड़ा, लकड़ी और धातु पर हमारे कारीगरों की सुंदर कला ने राजस्थान की वैश्विक मंच पर गौरवपूर्ण स्थान दिलवाया है। राज्य की ब्लू पॉटरी, मार्बल के हस्तशिल्प, पीतल की कलाकृतियां, मिनिएचर पेंटिंग, कास्ट कलाकृतियां, कपड़ा छपाई हमारे राजस्थान का दुनिया भर में प्रसिद्धि ले रहा है। ये भी बहुत बड़ी बात होती है। इस प्रसिद्धि का श्रेय हमारे कारीगरों को जाता है, अद्भुत कला और कड़ी मेहनत को जाता है, क्योंकि उनकी जो मेहनत है, उनकी जो लगन है और उस लगन के साथ वो काम करते हैं, निश्चित रूप से राजस्थान ने दुनिया में उन्होंने अपनी पहचान बना रखी है। और वो आवश्यकता हमारे राजस्थान के लिए है उद्योग की, हमारे युवाओं को रोजगार की। और आपने देखा है, हमने जुलाई के बजट में हमने राजस्थान की जनता से वायदा किया था कि आने वाले समय में हम 5 साल के अंदर 4 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। हमने ये भी वायदा किया था कि इस साल हम 1 लाख नौकरियां देंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं कि अब तक हमने 47,000 नियुक्ति पत्र दे दिए हैं। 47,000। और यही नहीं, आने वाले युवा दिवस पर हम 13,000 नियुक्ति पत्र और देने वाले हैं। और यही नहीं, आपने देखा होगा 4 दिन पहले 81,000 वैकेंसियों का हमने कैलेंडर निकाल करके दिया है। और मैं युवाओं को विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप मेहनत करिए। आइए, आप कौन सा पेपर देना चाहते हैं, इसलिए हमने 1 साल पहले का कैलेंडर, आपका 2025 का कैलेंडर हमने निकाल करके आपको दे दिया है कि आप मेहनत करिए। निश्चित रूप से आपकी मेहनत का फल है वो आपको मिलेगा। आपने देखा होगा 1 साल हुए हमारे, 1 साल में एक भी पेपर आउट नहीं हुआ, एक भी पेपर आउट नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे युवक या युवती कोई भी हो, उसको भी हम रोजगार देने का काम करेंगे। और यही नहीं, आपने देखा है कि जिस तरह से राजस्थान में उद्योग आएगा तो स्किल की आवश्यकता है। हम प्राइवेट तौर पर भी स्किल को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं और सरकारी तौर पर भी हम बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। हमने कहा उसका रजिस्ट्रेशन भी होगा। हमारा जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, उनको भी हमने कहा है, उन्होंने हमें लिख करके दिया है कि हम इतने रोजगार सृजित कराएंगे। हमने कहा आप किस तरह से कराओगे, उसकी भी नीति हम बना रहे हैं कि हमारे युवाओं को किस तरह से रोजगार मिले। हम चाहते हैं, हम इस तरह से एक पोर्टल भी खोल रहे हैं। और वो पोर्टल हमारा होगा कि अगर 10th पास है तो उसने कौन सा ऐसा डिप्लोमा किया है जिससे कि उसकी आवश्यकता होगी, उसको ले सकते हैं। अगर उसने 12 किया है तो उसके साथ कौन सा डिप्लोमा है, ग्रेजुएट है तो कौन सा डिप्लोमा है, पोस्ट ग्रेजुएट कौन सा डिप्लोमा है, जिससे हमारा
जैसा स्किल वो लेना चाहे, जैसा व्यक्ति लेना चाहे रोजगार के लिए, तो उसको अवसर मिले। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, आप किसी भी क्षेत्र में आइए, तैयारी करिए, अपना स्किल का काम भी करिए, अपना काम भी बढ़ाइए। अगर आपके मन में सरकारी में आना है, सरकारी नियुक्ति लेनी है, तो आप उसकी भी तैयारी करिए। इसलिए हम चाहते हैं कि राजस्थान के युवाओं को रोजगार मिले। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हमारी 4 जातियां हैं। कई लोग कहते हैं अरे भाई, अपना तो वो होता है जो अपने के लिए काम आता है, अपना वो होता है जो अपने के लिए काम आता है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि गरीब व्यक्ति जो होता है, लोग उससे मुंह मोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन मैं एक बात आपसे अवश्य कहूंगा कि आप अपने और पास देख लें। एक नागरिक होने के नाते हमको कई बातों का एहसास होता है, हमको देखना चाहिए, क्योंकि केंद्र की और राज्य की योजनाएं इतनी चल रही हैं। सरकार की योजनाओं का फायदा उनको मिले, जिससे कि वो आपके रोजगार को ठीक प्रकार से सृजित कर सके। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने हाल में राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024 और एक जिला एक उत्पादक ODOP नीति जैसी पहल की है, क्योंकि हर जिले की पहचान होनी चाहिए। हमने पंच गौरव बनाने का काम किया है। हमारे जिले की पहचान होगी, उस क्षेत्र में हम काम करेंगे। एक हमारे जिले की पहचान करने के लिए भी हमने ये नीति लाए हैं। हमारे बहुत से जिलों की पहचान उनके उत्कृष्ट हस्तशिल्प से है। हम उन हस्तशिल्प को ODOP में शामिल कर विशेष प्रोत्साहन दे रहे हैं। प्रदेश में हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदर्शनी, कार्यशाला, सेमिनार आदि का आयोजन के लिए जयपुर में PM यूनिटी मॉल की स्थापना की जा रही है, जिससे आए दिन जो लोग आए, अपना जो काम कर रहे हैं उसको दुनिया के सामने ले जाएं। वहां हम उन लोगों को भी बुलाएंगे जो उद्योग जगत के लोग हैं। हमने प्रदेश में हस्तशिल्प, हथकरघा, MSME क्षेत्र को उत्पादकता, गुणवत्ता और कार्यक्षमता को बढ़ाकर उन्हें वैश्विक बाजार के अनुरूप विकसित करने के लिए एकीकृत क्लस्टर विकास योजना लागू की है, जिससे कि वो अपने काम को आगे बढ़ा सके, उनको मार्केट मिल सके। मार्केट मिलेगा तो उनका काम का उत्पादन होगा और मार्केट में उनका प्रचार भी होगा। इस नीति की क्रियान्वयन से नए उद्योगों को क्लस्टरों के साथ ही पुराने क्लस्टरों का भी विकास होगा। प्रदेश में हस्तशिल्प, हैंडलूम, MSME के 50 नए क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। माटी कला से जुड़े प्रदेश के कलाकारों के उत्थान के लिए माटी कला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। कलाकारों को 1000 इलेक्ट्रिक चाक और मिट्टी गूंथने की मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। हम खादी और ग्रामोद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत चयनित खादी ग्रामोद्योग संस्थाओं एवं समितियों के साथ ही बुनकर संघ से जुड़े बुनकरों को भी ऋण एवं सहायता प्रदान किया जाएगा। राजस्थान के लिए नई पर्यटन इकाई नीति बनाई गई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमारी सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस अंत्योदय को लेकर के, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के अंत्योदय को लेकर के हमारी सरकार चल रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम उस अंत्योदय को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसके उत्थान के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। हमारी कारीगरों, उद्योगपतियों के प्रयास राजस्थान को एक और शक्तिशाली आर्थिक केंद्र बना सकते हैं। ये उत्सव हमें अपनी जड़ें याद दिलाता है और साथ ही एक नई दिशा की ओर प्रेरित करता है। हस्तशिल्प की इस विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए हमें इसके संरक्षण एवं संवर्धन का संकल्प लेना होगा। हम सबको अपने साझे प्रयासों से विकसित राजस्थान को अपना अग्रणी राजस्थान बना करके हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। क्योंकि मैंने जैसा कहा, राजस्थान की अपार संभावनाएं आपको दर्शाती हैं। हमारे यहां अगर मैं कहना चाहूं तो आपने देखा होगा पेट्रोजोन के क्षेत्र में आपके यहां रिफाइनरी है, जिस तरह से काम कर रही है उसमें 145 प्रकार के प्रोडक्ट निकलने वाले हैं। वहां हमने औद्योगिक क्षेत्र भी बनाया है। उस औद्योगिक क्षेत्र के माध्यम से हम जिससे कि हमारे युवाओं को रोजगार दे सकते हैं। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर अपार संभावनाएं है और उन संभावनाओं पर हमारी सरकार निश्चित रूप से काम करेगी। और आपको यही विश्वास दिलाना चाहते हैं
क्योंकि लोग कहते हैं, आज आपने देखा होगा, वो कहते हैं, उन्होंने देखा क्योंकि एक साल में जितना काम हुआ है, हमारी सरकार ने जो काम किया है, विरोधी लोग उसको पचा नहीं पा रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, आपको कोई आंकलन करने की आवश्यकता है तो अपने मन के अंदर में आंकलन करिए। आपका एक साल का पीरियड आपका देख लीजिए और एक साल का ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का देख लीजिए, आपको अपना आंकलन स्वयं हो जाएगा। आपने जिस तरह से देखा, मैं कहना चाहता हूं, पिछले 3 साल में जितने युवाओं को आपने रोजगार देने का अवसर प्रदान नहीं किया, जितना हमारी सरकार ने एक साल में किया है, एक साल में किया है। 9 जनवरी 2025 को ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम के 10वें संस्करण का आयोजन किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन के सभागार में हुआ। इस कार्यक्रम का उद्घाटन राजस्थान सरकार के उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रकाश चंद्र और राष्ट्रीय सचिव नरेश पारिक, किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुधीर जैन, GSTF संयोजक नटवर लाल अजमेरा और सीडोज के वाइस चेयरमैन राकेश गुप्ता और CEO मुकुल रस्तोगी द्वारा दीप प्रज्वलन करके किया गया। इसके उपरांत अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ और पौधा, शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट करके किया गया। राजवर्धन सिंह राठौर ने घोषणा की कि राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों में जमीन की नीलामी प्रक्रिया समाप्त कर दी जाएगी। अब उद्यमियों को व्यापार के लिए जमीन रीको द्वारा सीधे आवंटित की जाएगी। उन्होंने निवेश प्रोत्साहन नीति 2024 का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 15 लाख करोड़ से 30 लाख करोड़ तक ले जाना है। उन्होंने कहा कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट और वेस्ट से वेल्थ क्रिएट करने की दिशा में उद्योगों को आगे बढ़ाना चाहिए। और अपनाने के बाद उस प्रोसेस पे जब काम करेगी तो दुनिया के जो खरीदार हैं उनको और विश्वास होगा। डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है। आज आपका सबसे बड़ा मुकाबला हो रहा है टाइल इंडस्ट्री से, सिरेमिक टाइल्स इंडस्ट्री से आपका मुकाबला हो रहा है और वो अलग अलग आकार की बना रहे हैं। मुझे याद है एक समय होता था जब वो 1 फीट और 2 फीट तक ही होती थी, छोटी छोटी होती थी। आज 12-12 फीट की टाइल उपलब्ध हो रही है। उनकी ड्यूरेबिलिटी और बेहतर हो रही है, स्क्रैच रेजिस्टेंस है। और उसी के साथ ऐसे मुकाबले के अंदर अब मार्बल इंडस्ट्री भी नए प्रोडक्ट्स लेकर आ रही है, डाइवर्सिफिकेशन कर रही है। इंजीनियर्ड मार्बल की आजकल बात हो रही है। आपका जो वेस्ट है उसी वेस्ट से इंजीनियर्ड मार्बल बन रहा है, उसके अंदर अलग अलग रेजिन इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो स्क्रैच रेजिस्टेंस हो रहे हैं। उनकी कीमत कहीं पर ज्यादा भी है, कहीं पर कम भी है मार्बल से। तो आज ये समय आ गया है कि आप हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको अभी स्नो यार्ड के अलावा भी इस्तेमाल करें। आजकल ब्रिक्स में भी बन रहा है। अभी हम चर्चा कर रहे थे 6-6 महीने तक पहले तो इंतजार करो कि नीलामी हो, फिर कोई व्यक्ति बीच में कूद पड़ेगा जिसको बिजनेस नहीं करना, केवल जमीन खरीदनी है, वो कीमत बढ़ा देगा तो आपकी वो फिर व्यवसाय करने लायक भी नहीं रहता, इतनी महंगी जमीन हो जाती है, अनवायबल हो जाता है वो। हमने अभी तय करा है कि आप अगर उद्योग लगाना चाहते हैं, हमने सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंसी लेकर आ गए। हमारे सारे इंडस्ट्रियल पार्क आज नक्शे के ऊपर हैं। केंद्र सरकार की नमस्ते स्कीम के स्वच्छता उद्यमी योजना अंतर्गत सीवर एंड सेफ्टी टैंक वर्कर प्रोफाइल में बजरंग हरिजन का चयन हुआ है। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम को लेकर निमंत्रण मिला है। डाक विभाग के निमका थाना निरीक्षक पंकज सैनी, डाक अधिदर्शन द्वारका प्रसाद सैनी, अजीतगढ़ पोस्टमैन गोपी राम मीणा और गढ़ टकनेत और साथ ही डाकघर के BPM नछुराम सैनी ने वर्कर बजरंग लाल को राष्ट्रपति भवन से प्रेषित निमंत्रण की डाक सौंपी है। राजस्थान से बजरंग लाल हरिजन का चयन हुआ है। इस दौरान समाजसेवी सुनील अग्रवाल, हेमंत पारिक, जनवादी नौजवान सभा जिला उपाध्यक्ष अनिल कुमार यादव, भागचंद, सचिन एवं परिवारजनों ने मिठाई खिलाकर बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।
निवासी वार्ड नंबर 7 मोहल्ला कुसुमपुरा अजीतगढ़ को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली से डाक के माध्यम से निमंत्रण पत्र भेजा गया है। इनको वितरण कर दिया गया है। हमारे अधिकारी उपखंड निरीक्षक नीमका थाना से श्री पंकज कुमार जी सैनी पधारे। इनकी मौजूदगी में हमने ये आमंत्रण पत्र कर दिया गया। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की निष्पादक समिति की 9वीं बैठक शिक्षा संकुल सभागार में गुरुवार को आयोजित हुई है, जिसकी अध्यक्षता स्कूल शिक्षा और भाषा विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने की है। बैठक में राज्य परियोजना निर्देशक और आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद अविचल चतुर्वेदी द्वारा पिछली 8वीं निष्पादक की बैठक के लिए निर्णयों की अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसका समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है। बैठक में 9वीं बैठक के प्रस्तावित एजेंडा पर बिंदुवार विचार विमर्श किया गया। बैठक में सीकर और झुंझुनू जिला द्वारा ट्रांसपोर्ट वाउचर संबंधी नवाचार के अंतर्गत बस द्वारा बच्चों को लाने और ले जाने की व्यवस्था की सराहना की गई है। इसी प्रकार आदिवासी क्षेत्र के जिलों में विद्यार्थियों के लिए बस सुविधा उपलब्ध करवाने की रूपरेखा तैयार करने, भारत सरकार के कर्मयोगी पोर्टल पर उपलब्ध प्रशिक्षण मॉड्यूल से शिक्षकों की ऑनलाइन प्रशिक्षण लेने के लिए प्रोत्साहित करना, कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़कर रोजगार उपलब्ध करवाने पर विस्तृत चर्चा की गई है। रानीवाड़ा पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक प्रधान राघवेंद्र सिंह देवला की अध्यक्षता में आयोजित हुई है। बैठक में विकास अधिकारी हेमलता बिश्नोई और थानाधिकारी दीप सिंह चौहान और उप प्रधान महादेवा राम देवासी की उपस्थिति में कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। और साथ ही सभागार में हुई बैठक में पंचायत समिति सदस्यों और सरपंचों ने भी अपने अपने गांवों की कई समस्या से अवगत करवाया है। बैठक में बिजली, पानी, कृषि, सड़क समेत अन्य विभागों से विस्तृत चर्चा की गई है। प्रधान ने जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर निराकरण कर आगामी बैठक में प्रगति प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। वहीं बीजेपी पंचायत समिति सदस्य मंजीराम चौधरी ने बैठक में रानीवाड़ा तहसील को जालौर जिले में शामिल करने के लिए धन्यवाद प्रस्ताव और साथ ही भीनमाल को नया जिला बनाने का प्रस्ताव रखा। बैठक में दोनों प्रस्तावों को ध्वनिमत से पारित किया गया। इस मौके पर कई विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि मौजूद रहे हैं। कुशलगढ़ नगरपालिका उपचुनाव का परिणाम आया है। वार्ड नंबर 17 से बीजेपी प्रत्याशी प्रमिला माइंडा ने 184 मतों से जीत हासिल की है। वार्ड में कुल मतदाता 382 हैं और जिसमें बीजेपी को 283 और कांग्रेस प्रत्याशी लाली को 99 मत मिले हैं। नगरपालिका उपचुनाव वार्ड नंबर 17 में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर सामाजिक समरसता रथ यात्रा हनुमानगढ़ में प्रवेश करने के बाद में अम्बेडकर चौक से 101 महिलाएं कलश यात्रा के माध्यम से हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित बाबा रामदेव मंदिर में पहुंची। रथ यात्रा सहित कलश यात्रा के रामदेव मंदिर पहुंचने पर पुष्प वर्षा करके ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत अभिनंदन किया गया, जिसके बाद मंदिर प्रांगण में संगोष्ठी का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में उपस्थित सर्व समाज के लोगों को शॉल उड़ाकर और महापुरुषों के चित्र के साथ संलग्न स्मृति चिन्ह देकर अभिनंदन किया गया। इस भव्य और अनूठे कार्यक्रम के सफल आयोजन में विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष डॉक्टर निशांत बत्रा, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के पूर्व प्रांत सह संयोजक आशीष पारिक और स्वदेशी जागरण मंच के जिला संयोजक विजय कौशिक, कुलदीप नरुका, मोहन चंदोई, गौ सेवक विजय जांगीड़ और महेंद्र सहित तमाम लोगों का सहयोग रहा है। तत्वाधान में ये बाबा रामदेव जी समरसता यात्रा रखी गई है, जिसकी शुरुआत गंगानगर विभाग में गढ़ थाना से हुई है और 15 जनवरी को ये समापन होगी। मेरुनेचा धाम से जोत लाई गई है। क्या है, हिंदू समाज मध्यकालीन युग से जातियों में बंट गया है
इससे कुछ असभ्यता, छुआछात और कुछ अनचाही कुरीतियाँ समाज में शामिल हो गई। तो इस समरसता यात्रा का उद्देश्य है उन्हीं कुरीतियों को दूर करना और एक समरसता का भाव जागृत करना है। यहाँ प्रसाद के नाम पर मंगवाया गया है और बाद में वही सब मिला करके और सबके घरों में फिर वापस से वो दिया जाएगा। और जैसे साथ बैठ करके सब भोज करें, सहभोज करें और उसके अलावा अपने छोटे से छोटे कार्यक्रम में उनको भी बुलाएं और उनके कार्यक्रमों में हम भी जाएं। यानी ये जो एक शरीर कह सकते हैं और दो आत्मा जो अपने पहले लेकर के चल रहे थे, वो अब ये होना चाहिए कि दो शरीर और एक आत्मा है। ये सद्भाव जब साथ में होगा तो पक्का निश्चित रूप से ऐसा होगा कि एक दिन ये अस्पृश्यता बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बिहार विधान परिषद की बाल संरक्षण एवं महिला सशक्तिकरण समिति के सदस्यों ने राजस्थान विधानसभा भवन और राजनीतिक आख्यान संग्रहालय का अवलोकन किया है। समिति के सदस्यों ने राजस्थान विधानसभा की सहचर समिति के बारे में जानकारी प्राप्त की है। राजस्थान विधानसभा के विशिष्ट सचिव भारत भूषण शर्मा ने बिहार की इस समिति की सभापति कुमुद वर्मा को पुष्पगुच्छ, राजस्थान विधानसभा और समिति का साहित्य भेंट कर अभिवादन किया है। इस मौके पर बिहार विधान परिषद की बाल संरक्षण एवं महिला सशक्तिकरण समिति की सदस्य निवेदिता सिंह और राधा चरण शाह, राजस्थान विधानसभा के विशिष्ट सहायक के शर्मा, उप सचिव इंदिरा शर्मा और सहायक सचिव अलका दुआ भी मौजूद थी। खबर बीकानेर से है, जहां पर बीएसएफ क्षेत्र में आपको बताते चले कि सब्सिडी के 9 ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षित डॉग को सुरक्षा के लिए अब सीमा पर तैनात कर दिया गया है। पूरे भारत में इस प्रकार के 5 ट्रेनिंग सेंटर पंजाब, राजस्थान, गुवाहाटी, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ में स्थित हैं, जहां इन डॉग्स को ट्रेनिंग मुहैया करवाई जाती है। और प्रारंभ में देश भर का एकमात्र ट्रेनिंग सेंटर ग्वालियर टेकनपुर में था, जिसके बाद में देश भर में अब 5 ऐसे ट्रेनिंग सेंटर खोल दिए गए हैं, जिसमें बीकानेर भी एक है। बीएसएफ डीआईजी अजय लूथरा ने बताया कि बीकानेर में 20 जर्मन शेफर्ड डॉग्स ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं और उन्हें अब देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर तैनात कर दिया गया है। डॉग एक मनुष्य का सबसे अच्छा साथी है और बीएसएफ शुरू से डॉग्स को ऑपरेशनल ड्यूटी पे ट्रेन कर रहा है। बट हमारा जो मेन ट्रेनिंग सेंटर है वो टेकनपुर में इस्टेब्लिश है, तो एक ज़रूरत महसूस की गई हमारे डीजी साहब के द्वारा कि हम और नंबर ऑफ़ डॉग्स को ट्रेन कर सकें और उनको जल्दी से जल्दी बॉर्डर पर डिप्लॉय कर सकें। इसके लिए रिस्पेक्टिव फ्रंटियर्स को टास्क दिया गया कि आप लोग अपने यहाँ पे सब्सिडरी डॉग ट्रेनिंग सेंटर बनाएं। तो राजस्थान फ्रंटियर को ये टास्क मिला कि आप सब्सिडरी ट्रेनिंग सेंटर डॉग बनाएं, तो उस संदर्भ में बीकानेर सेक्टर को ये फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और हमने यहाँ पर एक सब्सिडरी डॉग ट्रेनिंग सेंटर को डेवलप करा है, जहाँ पर हम लोग डॉग को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और लास्ट ईयर मार्च से ये प्रोसेस स्टार्ट है। अब तक हम लोग 20 डॉग्स को ट्रेनिंग देकर उनको बॉर्डर पे डिप्लॉयड कर चुके हैं और आज की डेट में 32 डॉग अंडर ट्रेनिंग है। इसमें किस किस प्रकार की नस्ल है, क्या स्लीपर्स डॉग अटैकर्स है? इसमें बेसिकली जो नस्ल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो जर्मन शेपर्ड और लेब्राडोर है। इसके अलावा रामपुर नस्ल के डॉग को भी ट्रेन किया जा रहा है। रामपुर है, जैसा कि आप जानते हैं कि ये इंडियन नस्ल है, उनके डॉग को भी हम ट्रेन करके बॉर्डर डिप्लॉयमेंट के लिए उनको यूज़ कर रहे हैं। बॉर्डर पर नस्ल का बाहर चलाया जा रहा है अभी जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दी का सीज़न है, फॉग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इनफैक्ट बीकानेर शहर में भी आप महसूस कर सकते हैं कि फॉग काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो हम लोगों ने बॉर्डर पर जो है सतर्कता बढ़ा दी है। मैक्सिमम ट्रुप्स को बॉर्डर पर डिप्लॉयड कर दिया गया है। इसके अलावा बटालियन हेडक्वार्टर्स और सेक्टर से भी एडिशनल मैन पावर को हम लोग बॉर्डर पर भेज चुके हैं और बॉर्डर पर दिन दुगने हम लोग इस तरह की चौकसी करें। खबर श्री गंगानगर से है, जहां पर अनूपगढ़ के गांव 18P की रोही में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास गुरुवार दोपहर बीएसएफ जवानों को पीले पैकेट में बंद 2 पिस्टल मिली हैं। दोनों पिस्टल पर मेड इन यूएसए लिखा हुआ है और साथ ही पिस्टल मिलने के बाद में बीएसएफ ने इलाके में सर्च अभियान चलाया। अनूपगढ़ बीएसएफ हेडक्वार्टर के अनुसार बीएसएफ की 23वीं बटालियन की ब्रांच ने सूचना दी थी कि गांव में 18P की रोही में अवैध हथियार हो सकते हैं। सूचना मिलने पर आज सुबह बीएसएफ ने रोही में सर्च ऑपरेशन चलाया और सर्च अभियान के दौरान जो है वो करीब 12:30 बजे घास फूस से एक पीला पैकेट बरामद हुआ और दोनों पिस्टल पर मेड इन यूएसए लिखा हुआ है। बीएसएफ जवानों ने इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों और पुलिस को दी है। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से ये पिस्टल बरामद की गई हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 2 किलोमीटर दूर स्थित है।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।